ओके बेटा, तो हमारा जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, इस टॉपिक्स का, वो हमने कवर कर लिया है। अगर हम अब पार्ट 2 को कवर करें तो हमारे पास नेक्स्ट ये आता है कि जब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल आने के बाद हुआ ये, जब आपके वॉटसन एंड क्रिक ने आपका जो कॉम्प्लीमेंटरिटी का जो फंडा दिया था कि भाई आपकी जो डीएनए है वो कॉम्प्लीमेंट बेस्ड पेयरिंग बनाता है, तब उनके दिमाग से एक बात छुपी नहीं कि कहीं ना कहीं जो आपका डीएनए है जो वो रेप्लिकेट करता होगा तो वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाता होगा। सेमी कंजर्वेटिव मतलब अगर आपके पास ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड और ये रेप्लिकेशन में जाता है, रेप्लिकेशन में मतलब ये अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करता है, तो आपकी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती हैं और एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करती हैं दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से। और आपकी जो नई स्ट्रैंड होती है वो कहीं ना कहीं इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने आपकी जनरेट हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास उस टाइम पे ये आइडिया तो आ चुका था कि आपकी जो डीएनए है जब रेप्लिकेशन कर दिया जाता है, अपनी कॉपी बनाने जाता है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाता होगा। मतलब अपनी दो स्ट्रैंड में से एक को ही कंजर्व करके रखता है और सामने एक नई स्ट्रैंड आ जाती है। तो अब ये जो नया मॉलिक्यूल आया है डीएनए का, कहीं ना कहीं इसमें अपनी पेरेंट का एक ऑलरेडी स्ट्रैंड अवेलेबल है या मौजूद है। इस नेचर को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर। देखो बेटा, होता ऐसे है, जब साइंटिस्ट अपनी रिसर्च कर लेते हैं ना, तो एक रिसर्च चलती है तो उस रिसर्च में हमेशा कोई ना कोई ऐसा लूप होल होता है जिसे कहीं ना कहीं, या फिर कोई एक आइडिया छुपा हुआ होता है जिसे कहीं ना कहीं आपका सेकंड साइंटिस्ट है जो सेम चीज पे आपका काम करना चाह रहा है वो डिस्कवर करता है। इस तरीके से पहले रिसर्च हुई थी और इसी तरीके से आज रिसर्च हुई है। जब वॉटसन एंड क्रिक में आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी नेचर आई, ग्रिफिथ रूल मतलब जो आपका रूल आए, चार्जेफ वाले रूल आए, तो सारा होने के बाद एक बात तो हमें पता चल गई थी, कहीं ना कहीं आपका जो डीएनए है वो अपनी रेप्लिकेशन के दौरान सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाता है, जिसके अंदर दो जो स्ट्रैंड होते हैं वो रेप्लिकेशन के दौरान अलग अलग स्ट्रैंड में टूट जाते हैं, जो अपने आप में टेम्पलेट का काम करते हैं और उन टेम्पलेट के आगे आपके जो नए डीएनए के स्ट्रैंड है वो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो नया डीएनए आया है उसमें आपके पुराने डीएनए कोई ना कोई छाप तो है। इसका मतलब नेचर कैसी हुई आपके डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब अपने आप को आधा कंजर्व रखने, अपने आप को आधा कंजर्व रखने की नेचर को सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं। इस चीज को बेटा मेल्सन और स्टेल ने, इसने मिजल्सन और स्टेल ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। मतलब ये बात प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट आप किसने करा? मिजल्सन और स्टेल ने करा। मिजल्सन और स्टेल ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरिया पे। किस पे करा था? बैक्टीरिया पे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था बेटा बैक्टीरिया पे। उसके बाद आपके टेलर ने, जो आपका अगला साइंटिस्ट है टेलर, उसने आपके प्लांट विसिया फैबा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। तो हुआ क्या? पहले बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद प्लांट पे हुआ और प्लांट के बाद ह्यूमंस पे भी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि आपकी जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन के दौरान सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाएगा। अगर हम बात करें इसने आपके प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था टेलर के द्वारा, उसमें क्या यूज किया था? उसने यूज करा था रेडियो एक्टिव थायमिडिन। क्या यूज करा था बेटा? रेडियो एक्टिव थायमिडिन। लेकिन अगर हम बात करें अपने बैक्टीरिया के एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें आपका यूज किया गया था आइसोटोप। कौन यूज करेंगे गए थे? आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए थे, एक N14 लिया था, एक N15 लिया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने एक पेट्री प्लेट ली थी। उस पेट्री प्लेट में जो नाइट्रोजन का सोर्स डाला था वो डाला था NH4Cl की फॉर्म में। NH4Cl की फॉर्म में नाइट्रोजन का सोर्स डाला गया आपकी पेट्री प्लेट में और इस पेट्री प्लेट में आपकी बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया। क्या करवाया गया? बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया। अगर बैक्टीरिया अपने डीएनए को रेप्लिकेट, ग्रो मतलब अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे, इस तरीके से अपना डिवीजन करेंगे। अगर वो ग्रो कर रहे हैं, अपना डिवीजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते होंगे। अगर अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो जो अपने रेप्लिकेशन में उन्हें सोर्स चाहिए, नाइट्रोजन का सोर्स, वो किसके थ्रू ले रहे होंगे? NH4Cl के थ्रू। और यहाँ पे जो हमने नाइट्रोजन डाल रखी थी वो N15 डाल रखी थी। कौन सी डाल रखी थी? N15। जब हमने ये बैक्टीरिया कई जनरेशन तक, मैनी जनरेशन तक ग्रो कराएं, तो अब जो भी बैक्टीरिया हमारे पास इस पेट्री प्लेट में पड़े हुए हैं, इन सारे बैक्टीरियाज में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है जो रेप्लिकेट हो के बड़ा हुआ है, बहुत आगे तक गया है, या फिर ऐसे बात कर लो कि बैक्टीरिया ने अपने नंबर बढ़ाए हैं, उन सब के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी वो कौन सी प्रेजेंट होगी बेटा? आपकी N15। कौन सी प्रेजेंट होगी? N15। बैक्टीरिया को जब तुमने नाइट्रोजन के N15 सोर्स में बहुत टाइम तक ग्रो करवा दिया, तो जब तक इसका डीएनए रेप्लिकेट हुआ, जब तक इसने अपनी कॉलोनीज बनाई, तब तक नाइट्रोजन का सोर्स क्या रहा होगा? N15। तो डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद जितना भी डीएनए है उसमें जहां जहां नाइट्रोजन है वो कौन सी रही होगी? आपकी N15।
अब हमने क्या करा, हमने इस प्लेट से बैक्टीरिया निकाले और बेटा इनका करा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है बेटा, हम एक ट्यूब लेते हैं, पहले उसमें ग्रेडियंट बनाते हैं। ग्रेडियंट का मतलब एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा स्केल जिसमें आपका बढ़ते से घटते हुए क्रम में क्या हो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट लेते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए सीजियम क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं, CaCl। इसे बोलते हैं CaCl सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब सीजियम क्लोराइड हम इसके अंदर डाल देते हैं इस ट्यूब के अंदर, और ये बैक्टीरिया जैसे ही हमने CaCl के अंदर डाले, इनको क्रश करके, इनको पीस के, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल था वो अपने, क्योंकि N15 है, N15 जो है हैवी आइसोटोप है, तो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल एक जगह आके इकट्ठा हो गया इस तरीके से। तो हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन करी तो हमें बैंड देखने को मिला। क्या देखने को मिला, बैंड। बैंड मतलब जितने भी बैक्टीरिया है सबके पास N15 जो होगा वो उनके जेनेटिक मटेरियल में होगा। तो उनका जेनेटिक मटेरियल जब वेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होएगा इस ट्यूब के अंदर, तो वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, सारा का जेनेटिक मटेरियल एक जगह आ जाएगा। इसे बोलते हैं बैंड। तो बैंड की थिकनेस भी देखने को मिली, और इस बैंड में हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला N15 मतलब 100% हमें N15 देखने को मिले। देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक पेट्री प्लेट ली, नाइट्रोजन का सोर्स के लिए NH4Cl डाला, और जो नाइट्रोजन हम डाल रहे हैं वो हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का N15। बैक्टीरिया ने बेटा इसमें कई जनरेशन तक ग्रो करा। ग्रो करने के बाद बैक्टीरिया ने अपना रेप्लिकेशन करा होगा। रेप्लिकेशन के लिए नई स्ट्रैंड बनाने के लिए उसे चाहिए होगी नाइट्रोजन, जो आपके न्यूक्लियोटाइड होती है उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए होगी। नाइट्रोजन जब उसको चाहिए थी तो उसने क्या लिया, आपकी N15 ली। N15 लेने के बाद हमने उस पूरी प्लेट का, कई जनरेशन के बाद जो प्लेट हमें मिल रही है उसका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने करा था किसी ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट प्रोवाइड किसने करवाया, CaCl। ग्रेडियंट क्या होता है, हाई से लो की तरफ वेट का डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी सामान हम इसमें डालेंगे इस ग्रेडियंट में, उस ग्रेडियंट में जो भी सामान है वो अपना वेट हाई से लो की तरफ लेके जाएगा। तो हुआ ये कि आपका यहाँ पे सारे के सारे N15 कंटेन करते थे सारे बैक्टीरिया, तो सबका जेनेटिक मटेरियल यहाँ के इकट्ठा हो जाएगा, हमें एक बैंड देखने को मिलेगा, और वो बैंड 100% किसका होगा, N15। अब हमने क्या करा, सेकंड उसमें हमने सबसे पहले आपका देखो, अब जो हमें बैक्टीरिया देखने को मिल रहा था वहां पे जो हमें बैंड मिला वो N15 का मिला। अब हमने क्या करा, अब हमने इसी बैक्टीरिया को NH4Cl, अब की बार जो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स डाला, आइसोटोप डाला, वो N14 डाल दिया। तो सेम बैक्टीरिया को हमने ग्रो करवाया और हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई। क्या आई बेटा, आपकी फर्स्ट जनरेशन। देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस तरीके के DNA मिल रहे होंगे N15। जैसे ही आपने इस बैक्टीरिया को एक प्लेट में डाला जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स N14, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, ग्रो करने की कोशिश करेगा, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। अगर ये रेप्लिकेट कर रहा है तो इसे कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए न्यूक्लियोटाइड के लिए। अब हुआ ये होगा कि जो आपका N15 है, सेम कंजर्वेटिव नेचर का, मतलब ये N15 इधर आया होगा, एक N15 इस तरीके से टेम्पलेट बना होगा, और आपका जो 14 सोर्स, नई जो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बन रही है उसमें जो नाइट्रोजन का सोर्स होगा वो क्या होगा, आपका N14। तो हमारे सामने इस तरीके से जो नया DNA स्ट्रैंड बना होगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन N14 देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आए बेटा हाइब्रिड। क्या है, हाइब्रिड। सेम इस फर्स्ट जनरेशन को जब हमने CaCl ग्रेडियंट में या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो हमारे पास एक ही बैंड आया, क्योंकि देखो अगर आपके पास इसने 2 स्ट्रैंड बनाए हैं और सामने N14 आया है तो कहीं ना कहीं हमारे पास सारे के सारे हाइब्रिड देखने को मिलेंगे। मतलब आपकी फर्स्ट जनरेशन में जितने भी DNA है वो सारे हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड मतलब 14 और 15 दोनों अलग अलग नाइट्रोजन होंगे। तो हमारे पास एक ही बैंड देखने को मिला जो 100% क्या था, हाइब्रिड। क्या था बेटा, हाइब्रिड। अब हमने क्या करा, अच्छा एक बात और याद रखना बेटा, जो आपका बैक्टीरिया है उसका रेप्लिकेशन टाइम 20 मिनट्स होता है। कितना होता है, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में हमारी फर्स्ट जनरेशन आ गई। अब हमने लिया आपकी सेकंड जनरेशन, सेम आपका NH4Cl डला हुआ है उसमें। अब हो जाएंगे हमारी 40 मिनट, मतलब हमारा टाइम कितना हो चुका है अभी तक, 40 मिनट हो चुकी है। अब जो हमारे पास देखो सेकंड जनरेशन आएगी। अब सेकंड जनरेशन निकाल के देखो, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, तो N15 और N14 को अलग अलग करो, N15 N14। यहाँ पे भी N15 N14 हाइब्रिड थी ना हमारे पास क्या मिला हुआ है, 14 हमें मिला हुआ है। तो अगली जो स्ट्रैंड बनेगी उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजन होगा, आपका 14। कौन सा होगा आपका 14। तो देखो ये आपका 14, ये 14, ये 14 और ये 14।
कितने हाइब्रिड देखने को मिले आपको? 2। बिल्कुल N14 के दोनों सेम स्ट्रक्चर्स, मतलब जिसमें दोनों स्ट्रैंड में N14 हो, वो आपको कितने को देखने के मिले? 2। तो हम कहेंगे भाई ये तो हाइब्रिड हुए और ये आपका लाइट आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप? लाइट आइसोटोप देखने को मिला। जब हमने सेकेंड जनरेशन की, जो आपकी क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन जो है, इसकी पेट्री प्लेट से बैक्टीरिया निकाल के उनको सेंट्रीफ्यूज करा और हमने उसे ग्रेडियंट में डाला, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बैंड देखने को मिले। एक तो हमारे पास मिलेगा हाइब्रिड का बैंड देखने को N15 और N14 का, और एक हमारे पास मिलेगा बेटा लाइट बैंड देखने को N14 और N14। मतलब उस प्लेट के सारे बैक्टीरिया को क्रश करने के बाद जब हमने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा, तो एक तो ग्रेडियंट उसका आएगा, जो हाइब्रिड आ रहा है उसका वेट अलग आएगा, और जो लाइट वेट के N14 आ रहे हैं उसका वेट अलग आएगा। तो एक हमारे पास आया N15 N14 बैंड और एक आया N14 N14 बैंड। तो दोनों बैंड आए हैं। कितने बैंड मिले हमें? 2 बैंड। बेटा यहाँ पे भी कितने देखने को मिले थे? यहाँ पे हमें 1 बैंड देखने को मिला था। इसमें आपके पास 50% तो क्या है? हाइब्रिड है। 50% क्या है आपके पास? लाइट है। अब आती है हमारी सेम थर्ड जनरेशन। आपके पास टाइम हो चुका है 60 मिनट्स। शुरुआत से लेते हैं। 60 मिनट्स के बाद हमारी थर्ड जनरेशन आती है, मतलब 20 मिनट्स के बाद यही, पर टोटल टाइम कितना चल रहा है? 60। थर्ड जनरेशन आई। अब थर्ड जनरेशन जैसे ही हमारी आएगी तो फिर से वही बैंड बनाओ। क्या मिल रहा था हमें? N15 मिल रहा था, हमें एक N14 मिला हुआ था। सेम यहाँ पे N14 मिला हुआ था, सेम यहाँ पे N14 मिला हुआ। तो अब इसके सामने आप नई स्टैंड बनाना शुरू करो जिसमें नाइट्रोजन जो है वो आपके आइसोटोप हो 14 के N14। तो देखो ये स्टैंड बन गई, 14 बनी होगी, ये स्टैंड बन गई, 14 बनी होगी, ये स्टैंड बन गई, 14 बनी होगी, और ये स्टैंड बन गई, 14 बनी होगी। अब एक बार बताओ मेरे को, बैंड कितने दिखाई देंगे? तो बैंड तो आपको 2 ही दिखाई देंगे ना, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो बैंड कितने दिखाई देंगे? एक तो N15 और N14 का बैंड दिखाई देगा, और दूसरे बैंड किसके दिखाई देंगे आपको? N14 के। तो बेटा थर्ड जनरेशन में भी अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमारे पास जो बैंड है वो 2 ही दिखाई देते हैं, N14 N15। लेकिन जो आपको बैंडविड्थ देखने को मिली, बैंडविड्थ मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए किस जगह ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो किसकी ज्यादा देखने को मिली? N14 की। और N15 की जो बैंडविड्थ है वो आपको क्या देखने को मिली? कम। तो देखो यहाँ पे हमारे 14 और 15 की जो बैंडविड्थ थी वो कितनी थी, या फिर परसेंटेज थी वो कितनी थी? 50 और 50। यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपकी हाइब्रिड की जो बैंडविड्थ है वो जाएगी 25%, वो कम होती जाएगी, क्योंकि देखो अमाउंट ऑफ N14 डीएनए ज्यादा हो रहा है, तो ग्रेडियंट में N14 वाले बैक्टीरिया का डीएनए ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, और N14 में कितनी देखने को मिलेगी आपको? 75%। तो हो क्या रहा है, एक बात आपने नोटिस करी हो, कितनी भी जनरेशन तक आप आगे चले जाओ, हर जनरेशन के बाद आपके जो बैंड है वो आपको यहाँ से फर्स्ट जनरेशन के बाद जितनी भी जनरेशन तक, तुम 1000 जनरेशन तक चले जाओ, 1000 जनरेशन के बाद भी आपको बैंड तो देखने को मिलेंगे। तो एक आपका हाइब्रिड का बैंड, एक आपका लाइट का बैंड। बैंड तो 2 देखने को मिलेंगे, पर बेटा आपकी बैंड जो विड्थ है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 50-50 थी, वहां पे कितनी हो गई? 25-75। अगर हम इसकी 4th जनरेशन पे जाते हैं तो बेटा हमारे पास जो आपका हाइब्रिड है, जो हमारा अगर हम 4th जनरेशन पे जाते हैं तो हमारा हाइब्रिड है बेटा, उसकी बैंडविड्थ हमारे पास हो जाएगी 12.5%, और जो हमारा लाइट बैंड है उसकी हो जाएगी हमारे पास 87.5%। हमारे पास बैंड्स तो कितने रहेंगे? 2। बैंडविड्थ में धीरे धीरे करके क्या आता जाएगा? हमारा डिक्रीज आता जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, एक साइकिल के बाद हमारे पास कितने हुए? 2 हुए, फिर 4 के बाद इसमें हमारे पास थर्ड जनरेशन में 8 देखने को मिलेंगे, 4th जनरेशन में 16, 5th जनरेशन में 32। इस तरीके से हमें डीएनए स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे, और बैंड्स हमेशा कितने मिलेंगे? 2। एक आपका हाइब्रिड, एक आपका लाइट। और बैंडविड्थ आगे जाते हुए आपके हाइब्रिड की तो डिक्रीज होती जाएगी, और आपके लाइट जो आइसोटोप है उसकी बैंडविड्थ क्या होती जाएगी? आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट था ये आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से जो हमारे पास एक क्लू आया था कि कहीं ना कहीं जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाता है, वो हमें यहाँ से पता चल गई कि हर बार आपका जो पुराना स्ट्रैंड था, जो शुरुआत से चलता आ रहा था, वो आपको आखिरी जनरेशन तक दिखाई देगा। इसका मतलब ये वाला जो N15 है ये कहीं ना कहीं लास्ट जनरेशन तक क्या रहा होगा? आपका रिटेन रहा होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम आपका रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।